नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एलसीएम साइंस एकेडमी पर। लास्ट वीडियो बनाया जा चुका है एम्स पैरामेडिकल के बारे में। भारत का एकमात्र नर्सिंग से रिलेटेड कोर्स है जो मैथमेटिक्स के विद्यार्थियों को भी अलाउ करता है कि आप आइए और हमसे जुड़िए। आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं एम्स पैरामेडिकल के जो मैथमेटिक्स का पोर्शन है उसमें आए हुए क्वेश्चंस पे। तो जो भी विद्यार्थी मैथ वर्ग से हैं, गणित के वर्ग से हैं और नर्सिंग से जुड़ना चाहते हैं उनको भी एम्स अपॉर्चुनिटी प्रदान करता है। तो आज की क्लास में हम उन्हीं के रिलेटेबल क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं, जिससे आप सभी विद्यार्थियों को एक आइडिया रहेगा। अब से जो हमारी मॉडल पेपर की क्लासेज है वो रेगुलर रहेगी। आज मैथमेटिक्स से ये सिलसिला स्टार्ट हो रहा है और ये अनवरत जारी रहेगा आप सभी विद्यार्थियों के लिए। मैथमेटिक्स के बाद आपके बायोलॉजी की, फिजिक्स की एंड केमिस्ट्री की रेगुलर अब से आप लोगों के लिए मॉडल पेपर हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे। और 1 मार्च से हमारे संस्थान के द्वारा लाइव क्लासेज उन बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट स्टार्ट होगी। तो सभी विद्यार्थी कॉपी और पेन लेके जुड़ जाइए, एक एक कंसेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे। आज की इस क्लास में हम 30 में से पहला पोर्शन कंप्लीट करने वाले हैं 15 क्वेश्चंस का, यानी ये पार्ट फर्स्ट रहेगा। और एक अच्छी चीज अगर आपको बताऊं तो ये कंप्लीट 11th क्लास का मॉडल पेपर रहेगा हमारा, यानी हमने जो 11th क्लास के अंदर आए हुए क्वेश्चन है उनको सेपरेट किया है ताकि एक बार आपको 11th क्लास कंप्लीट कराएं, फिर 12th क्लास और फिर लाइव क्लास के माध्यम से आप लोगों को इन चीजों से अवगत करवा सके। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का। हमारा पहला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से रिक्त समुच्चय। देखिए, रिक्त समुच्चय का मतलब एम्प्टी सेट, नल एंड वॉइड सेट भी बोल सकते हैं हम चाहें तो इन्हें, नल एंड वॉइड सेट, ठीक है, का उदाहरण नहीं है। सबसे पहली चीज तो हमें यह पता होना चाहिए कि जो एम्प्टी सेट है आपके वो है क्या। अगर मैं डायरेक्ट बात करूं तो आप बोल सकते हैं जिनमें कोई भी एलिमेंट ना हो, ऐसे सेट जिनके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो वो आप लोगों के रिक्त समुच्चय कहलाते हैं, यानी खाली होना चाहिए। बिल्कुल क्लियर। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं आप लोगों के कि अब मैं यहां वेरी कर रहा हूं कि x की जो वैल्यू है वो 5 से तो बड़ी है, ठीक है, x की जो वैल्यू है 5 से तो बड़ी है और 3 से मान लो छोटी है। तो आपको पता है ऐसा कोई मान ही नहीं है। यहां पे अगर मैं बोल दूं, किन संख्याओं की बात करें, मान लो इंटीजर्स की बात कर रहे हैं, पूर्णांकों की बात कर रहे हैं, हमें पता है x का कोई ऐसा मान मौजूद नहीं है जो कि 5 से तो बड़ा हो लेकिन 3 से छोटा हो। तो ऐसे सेट को कहा जाता है एम्प्टी सेट। पहला वो बोल रहा है कि x की वैल्यू फॉर ऑल x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और जहां x परिमेय है। अगर मैं इसको लेता हूं तो बच्चों आप बोलोगे सर x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0, देन वी गेट x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू आ जाएगा, स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट का 2। एंड वी नो दैट अंडर रूट 2 क्या है, इरेशनल है। अंडर रूट 2 क्या है, अपरिमेय है। लेकिन इसने बोला परिमेय होना चाहिए x, ये तो पॉसिबल नहीं है। सो दैट मीन्स हम बोल सकते हैं ये कैसा सेट होगा, तो आप बोलोगे सर ये एक रिक्त समुच्चय होगा। x एक प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर है, जो कि जिसमें x की वैल्यू है वो आप लोगों की छोटी तो है 8 से और 12 से बड़ी। बेटा ऐसी कोई नेचुरल नंबर ही नहीं है जिसके अंदर वैल्यू आ जाए 8 से तो छोटा हो और 12 से बड़ा हो, तो ये भी एक रिक्त समुच्चय होगा, कोई ऐसा एलिमेंट नहीं आएगा। x किन्हीं दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु। बेटा अगर मान लो दो लाइंस आपके पैरेलल है तो इन दोनों लाइंस के अंदर कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, दैट मीन्स कि ये भी क्या होगा, एक रिक्त समुच्चय। सभी सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। बेटा देखिए हमें पता है 2 है वो एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, यानी कि अगर मैं बात करता हूं 2 की तो एकमात्र आपके इवन प्राइम नंबर है। तो बेटा इवन प्राइम नंबर यानी एक एलिमेंट आ गया। सो दैट मीन्स वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं ये कि सर ये एम्प्टी सेट नहीं होगा। यही तो पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा एम्प्टी सेट का एग्जांपल नहीं है, तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, 4। सो आई होप आप लोगों के ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। एम्प्टी सेट क्या है, ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट विद्यमान ना हो, कोई भी संख्या विद्यमान ना हो, कोई भी तत्व विद्यमान ना हो, वो एम्प्टी सेट होगा। क्लियर है। तो हमारे अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हमें क्या बोलने का प्रयास कर रहा है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है आप लोगों को। अब देखिए ये सारी चीजें रिलेशन एंड फंक्शन में हम पढ़ चुके हैं
वो बोला ए की वैल्यू है 1 2 3 4 5, 1 2 5 दे रखे नेचुरल नंबर कंटिन्यू, बी की वैल्यू है 1 3 9 12। तो आपसे पूछा गया है कि यहां आपको फाइंड आउट करना है ए इंटरसेक्शन बी। बेटा देखिए, यूनियन का मतलब हमने समझा हुआ है, यूनियन का मतलब होगा कंसीडर ऑल, यूनियन का मतलब होगा कंसीडर ऑल। एंड अगर मैं डिस्कस करता हूं इंटरसेक्शन की आप लोगों से, तो इंटरसेक्शन दैट मींस कॉमन। हमें सीधा इतना ही याद रखना है कंपटीशन के लिहाज से कि यूनियन का मतलब होगा ऑल और इंटरसेक्शन का मतलब होगा जो कॉमन पोर्शन है केवल उसी को इंक्लूड करेंगे। तो बेटा 1 2 3 4 5 और बी की वैल्यू है 1 3 9 12। अगर हम देखते हैं दोनों में, लिख लेते हैं एक बार इन्हें। 1 इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू है 1 2 3 4 एंड 5 एंड वी गेट b इज इक्वल टू आपको गिवन है 1 3 9 12। अगर हम देखें इन दोनों में कॉमन पोर्शन क्या आ रहा है, तो आपका जवाब आएगा सर 1 कॉमन है और इन दोनों में 3 कॉमन है। ठीक है, देन a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू हो जाएगा 1 इंटू या 1 एंड 3। तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, तीसरा। अगर हम यूनियन की बात करते बेटा, तो जितने आपके डिफरेंट एलिमेंट आ रहे हैं उन सभी को काउंट किया जाता है। इंटरसेक्शन का मतलब होगा जो कॉमन पोर्शन होगा केवल उसी को हम इंक्लूड करेंगे इसमें। क्लियर? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि 16 sin 20 sin 40 sin 80। अब देखिए, अगर इस चीज को हम डिटेल में पढ़े तो इनमें सीडी फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, लेकिन हम बात करें या कंपटीशन की, तो बेटा देखिएगा, अगर कोई क्वेश्चन, देखिए कंसेप्ट समझे, अगर साइन और कोस के अंदर ऐसा आ जाता है कि साइन थीटा, साइन ऑफ 2 थीटा एंड साइन ऑफ 4 थीटा, अगर ये फॉर्म आ जाती है देन उसकी वैल्यू होती है 1/4 साइन ऑफ 3 थीटा के इक्वल। अगर सेम कोस में आ जाए कोस थीटा, कोस ऑफ 2 थीटा एंड कोस ऑफ 4 थीटा, देन उसकी वैल्यू भी होती है 1/4 कोस ऑफ 3 थीटा। अगर वैल्यू आ जाती है tan ऑफ थीटा, tan ऑफ 2 थीटा एंड tan ऑफ 4 थीटा, देन वी गेट वैल्यू 1/4 tan ऑफ 3 थीटा। ठीक है, ये आपके ऑलमोस्ट वैल्यू को प्लस थीटा माइनस थीटा की फॉर्म के अलावा अगर बात करूं, ये थोड़ा इजी रहता है, तो आप लोगों को ये चीज कंसिडर करनी है। अगर मैं कंपैरिजन करता हूं, देखिए अगर मैं 20 को थीटा मानूं तो ये क्या बन रहा है 2 इंटू 20 यानी 2 थीटा बन रहा है। अगर इसको देखें तो ये बन रहा है 4 इंटू 20 दैट मीन्स 4 इंटू थीटा। तो यहां हम लिख सकते हैं 16 इंटू साइन 20, एक बार अलग अलग लिख लेते हैं, साइन 40 एंड साइन ऑफ 80। ठीक है, तो हमें पता है 16 इंटू इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/4 साइन ऑफ 3 थीटा की वैल्यू है 20 डिग्री यानी 20 डिग्री। ठीक है, तो ये आ गया 16 गुना 1/4 गुणा साइन 60 होता है √3/2। ठीक है, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, देन वी गेट 2√3। तो यहां से हमें वैल्यू मिल जाएगी 2√3, देन योर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। तो यहां से ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लियर? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बोला tan थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू 2 है, देन tan ऑफ 100 थीटा, tan की पावर 100 थीटा प्लस कोट की पावर 100 थीटा की वैल्यू किसके इक्वल होगी। देखिए, अगर मैं इसका शॉर्टकट निकालूं आप सभी के लिए, तो देखिए tan थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू 2 आ रहा है, दैट मीन्स tan की वैल्यू और कोट की वैल्यू दोनों का थीटा क्या है, सेम है, और सम क्या आना चाहिए, योग आना चाहिए दो। ये पॉसिबल तभी है, हम लिख सकते हैं पॉसिबल इफ थीटा इज इक्वल टू 45, क्योंकि हमें पता है tan 45 प्लस कोट 45 दोनों की वैल्यू 1 है, तो 1 + 1 इज इक्वल टू 2, तो ही ये सेटिस्फाई होगा। अब आपसे पूछा गया है tan की पावर 100 थीटा प्लस कोट की पावर 100 थीटा, तो बेटा थीटा बराबर 45 रख देते हैं, तो ये बन जाएगा tan 45 की पावर 100 प्लस ये आ जाएगा आपके पास कोट 45 की पावर 100। बेटा tan 45 1 है, तो 1 की पावर 100 प्लस 1 की पावर 100, देन वी गेट 1 + 1 इज इक्वल टू 2। तो ये डायरेक्ट याद ही रखो आप, ये लीजिए
अगर tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 2 है, देन डेफिनेटली थीटा की वैल्यू 45 होगी, जो इनकी वैल्यूज को सेटिस्फाई करेगी। अगर आप डायरेक्ट पुट करते हैं तो आपको आंसर मिल जाएगा इसका कितना, 2। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि अगला क्वेश्चन आप लोगों को क्या बोलने का प्रयास कर रहा है। यदि दो वृत्तों में समान लंबाई के चाप, इसने एक वर्ड बोला है कि जो चाप है, जो आर्क है, वो आपके सिमिलर लेंथ के हैं, यानी सेम लेंथ के आपके आर्क गिवन है, ठीक है, केंद्र पर 60 और 75 डिग्री के कोण बनाते हैं। अगर मैं बात करता हूं, मान लो एक ये रहा, अब हमें पता है ये लेंथ सेम है, यानी अगर इसे ए मानेंगे तो ये बी हो जाएगा, क्लियर है। अब हमें पता है उनकी त्रिज्याओं के मध्य अनुपात निकालना, इसकी रेडियस r1 मान लेते हैं, इसकी r2। ये वाला सेंटर पे एंगल बनाता है 60 डिग्री, ये बनाता है 75 डिग्री। तो गिवन क्या है, अगर मैं बात करता हूं, गिवन है कि चाप की लंबाई यानी लेंथ ऑफ आर्क आर गिवन, लेंथ ऑफ आर्क आर गिवन, या हम लिख सकते हैं लेंथ ऑफ आर्क आर सेम। तो यहां लिख सकते हैं लेंथ ऑफ आर्क बराबर होता है पाई आर थीटा 1 अपॉन में आता है 180 डिग्री, बराबर दूसरे के लिए हो जाएगा पाई r2 थीटा 2 अपॉन में 180। बेटा 180 पाई पाई कटेगा हमेशा, तो r1 थीटा 1 बराबर आ जाएगा r2 थीटा 2। तो हमें r1 बटे r2 निकालना है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये इधर आ जाएगा, तो ये बराबर आ जाएगा थीटा 2 बटे थीटा 1। अब आपको पता है दूसरा थीटा है 75 डिग्री, पहला थीटा है आपके पास 60 डिग्री। कैंसिल करते हैं, अगर इसे 15 से काटेंगे 5 बार, 15 से काटेंगे 4 बार, तो 5 बटे 4, या आप बोल सकते हो रेशियो आ जाएगा 5:4, क्लियर। तो यहां से 5:4 इसका आंसर आ जाएगा। बड़ा प्यारा क्वेश्चन पूछा गया है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है दोबारा। अगला 1 प्लस कोट एक्स माइनस कोसेक एक्स और 1 प्लस टेन एक्स प्लस सेक एक्स की वैल्यू पूछी है। पहले मैं आपको इसका बेसिक बताता हूं, सारे बच्चे ध्यान देना। हम पहले बेसिक करते हैं, ये लीजिए, हम क्या काम करते हैं इसके अंदर, 1 प्लस कोट एक्स को लिख देते हैं कोस एक्स अपॉन साइन एक्स, ठीक है, माइनस कोसेक एक्स को लिख देते हैं 1 अपॉन साइन एक्स, ठीक है, ये पता ही है आप सभी को। और इधर चलते हैं तो 1 प्लस टेन एक्स की वैल्यू होती है साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, प्लस सेक एक्स की वैल्यू होती है 1 अपॉन कोस एक्स। ये लीजिए, इसमें एलसीएम आ गया बेटा आपके पास साइन एक्स, ठीक है, साइन एक्स आ गया हमारा एलसीएम, तो ये क्या आ गया, साइन एक्स इंटू 1 साइन एक्स प्लस कोस एक्स, साइन से साइन कैंसिल तो -1, ये लीजिए, और मल्टीप्लाई में चल रहा है, एलसीएम आ जाएगा इसका कोस एक्स, और ऊपर आ रहा है आपके पास कोस एक्स इंटू 1 कोस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस 1, ये लीजिए। अब आपको पता है एक साथ लिख सकते हैं, इनको बाहर निकाल लेते हैं, 1 अपॉन साइन एक्स कोस एक्स, इसको बाहर निकाल लेते हैं, अंदर क्या बचेगा बेटा, तो आप बोलोगे सर अंदर बच रहा है हमारे पास साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ठीक है, -1, और सर इधर आ रहा है साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस 1। अगर गौर से देखें तो देखिए बेटा, अगर इसको a मान ले तो a माइनस बी, a प्लस बी की फॉर्म बन रही है, जो कि बराबर होता है, ये आ गया 1 अपॉन साइन एक्स कोस एक्स, ये बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, यानी ये बन गया साइन एक्स प्लस कोस एक्स की स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर। तो यहां से रिजल्ट मिल गया 1 अपॉन साइन एक्स कोस एक्स, और अंदर मिलेगा रिजल्ट आपको a प्लस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कोस एक्स, और माइनस में आ गया 1 बेटा आपके पास, ठीक है। इसकी बात करते हैं तो ये 1 के इक्वल, 1 से कैंसिल हो गया 1, ऊपर आ गया आपके पास 2 साइन एक्स कोस एक्स फंक्शन, और अपॉन में चल रहा है साइन एक्स कोस एक्स, ये कैंसिल आउट होगा, देन वी गेट रिजल्ट इज 2। तो यहां से राइट आंसर आ जाएगा आपके पास 2। अगर आप बिल्कुल बेसिक से करना चाहते हैं, लेकिन अगर मैं शॉर्टकट बताऊं तो आपको कुछ नहीं करना, वैल्यू रखनी है, थीटा की जगह एक्स है तो एक्स की वैल्यू रख दो 45 डिग्री, बस खत्म।
अगर कोई भी वैल्यू आप लोगों को नहीं पता है, फाइंड आउट करनी है, वेरिएबल गिवन हो, एंगल गिवन हो, 45 रख दिया करो डायरेक्ट। बस शर्त ये है हर में यानी बटे में 0 नहीं बनना चाहिए 45, बाकी रख सकते हैं हम। तो ये क्या बन जाएगा 1 प्लस कोट 45 1 माइनस कोसेक 45 होता है √2। इधर बन जाएगा 1 प्लस टेन 45 1 प्लस सेक 45 √2। तो बेटा ये बन गया हमारे पास 2 माइनस अंडर का 2 और इधर आ गया 2 प्लस अंडर का 2। a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बेटा 2 का स्क्वायर होगा 4 माइनस √2 का स्क्वायर होगा 2। तो 4 माइनस 2 आंसर इधर से भी क्या आ जाएगा 2। तो ये इसका बेसिक तरीका भी है और इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को शॉर्टकट भी कर सकते हैं। ठीक है, जो बेस्ट लगता है वो तरीका आप अप्लाई करेंगे। अगले में बोला है π/2, x की वैल्यू है π/2 यानी कि 90 डिग्री, अगर मैं डिग्री में बात करूं तो 180 डिग्री, यानी ये क्वाड्रेंट होता है सेकंड क्वाड्रेंट, यानी द्वितीय चतुर्थांश में है। 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स। देखिए हम डायरेक्ट बताते हैं शॉर्टकट। पहले अगर मैं बेसिक की बात करूं तो बेसिक में आपको क्या करना पड़ेगा, दिया हुआ है 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। आपको क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा, या प्लस है तो ऊपर नीचे आपको मल्टीप्लाई करना है, प्लस है तो माइनस वाले से, यानी 1 अपॉन साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स, ये लीजिए। ठीक है, बीच में है प्लस का निशान और इधर भी क्या बन जाएगा, ऊपर है 1 प्लस साइन एक्स अपॉन में है 1 माइनस साइन एक्स। तो मल्टीप्लाई करेंगे, परमेयीकरण रैशनलाइजेशन करेंगे तब 1 प्लस साइन एक्स अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स। ये लीजिए, हमने क्या किया, परिमेयीकरण कर लिया, रैशनलाइज कर दिया इस चीज को। अब आपको पता है ऊपर बन रहा है 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ऊपर माइनस है तो ये लीजिए माइनस लिख देते हैं। ऊपर बन रहा है 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स यानी 1 माइनस साइन एक्स का स्क्वायर, अपॉन में बन रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, प्लस इधर देखें तो ऊपर तो बन रहा है 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, नीचे बन रहा है ए माइनस बी ए प्लस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये लीजिए, तो बेटा अलग अलग ही कर देते हैं, स्क्वायर रूट हट जाएगा, अगर इसको बाहर में लेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन एक्स। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर होता है कोस स्क्वायर एक्स के, और कोस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर रूट आता है कोस एक्स, प्लस इधर की अगर मैं बात करता हूं आप सभी बच्चों से तो ये आ जाएगा कोस एक्स और ऊपर बनेगा 1 प्लस साइन एक्स। अगर एलसीएम लेते हैं दोनों का तो एलसीएम आ जाएगा कोस एक्स, ऊपर आएगा 1 माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस साइन ऑफ एक्स। साइन ऑफ एक्स से साइन ऑफ एक्स कैंसिल, तो ये आ गया 2 अपॉन कोस एक्स। हमें पता है कि बेटा 1 अपॉन कोस एक्स सेक एक्स होता है, तो ये ऊपर जाएगा तो बन जाएगा 2 ऑफ सेक एक्स। लेकिन बेटा देखिए ये डायरेक्ट वैल्यू आई है, उसने कंडीशन बोली है कि एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में है, एक्स है जो आपका वो सेकंड चतुर्थांश द्वितीय चतुर्थांश में है। ठीक है, ये आप लोगों को पता है। और सेकंड क्वाड्रेंट में बेटा अगर हम बात करते हैं आफ्टर स्कूल टू कॉलेज की, तो सेकंड के अंदर पॉजिटिव होता है ओनली साइन एंड कोसेक। साइन और कोसेक तो होता है प्लस और बाकी सारे नेगेटिव। तो हमें पता चल गया कि जो वैल्यू आएगी सेकंड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होगी, तो हम लिख सकते हैं -2 सेक एक्स। तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, दूसरा। ये बेसिक। अब बताता हूं शॉर्टकट। अगर कोई क्वेश्चन इस फॉर्म का आ जाए बाई चांस पूरी मैथमेटिक्स में आपके, तो आपको क्या करना है, देखिए सेम होना चाहिए और साइन और कोस में अप्लाई होगा। अगर साइन और कोस में कोई भी आ जाए ऐसा, तो आपको क्या करना है, ऊपर वाली एज इट इज रखनी है वैल्यू, और साइन एक्स का अपोजिट क्या होता है कोस एक्स, उससे भाग देना है। ठीक है, प्लस इधर भी आ जाएगा ऊपर वाली वैल्यू सेम, और साइन एक्स का उल्टा होता है कोस एक्स। सोल्व करेंगे इसे तो ये आ जाएगा कोस एक्स, नीचे ऊपर कट जाएंगे साइन, तो ऊपर आएगा 2, तो ये आ गया 2 सेक एक्स। चूंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है तो सेकंड क्वाड्रेंट में सेक नेगेटिव होगा, तो -2 सेक एक्स। ये लीजिए, कोई भी तरीका आपको जो अच्छा लगता है वो आप लगा सकते हैं, रिजल्ट पे इस चीज का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बढ़ते हैं आगे।
आयोटा की पावर 18 प्लस 1 अपॉन आयोटा की पावर 25 और पूरे की क्यूब है, इसका मान निकालना है। तो बेटा वी नो दैट, हम जानते हैं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने पढ़ा हुआ है कि आयोटा की पावर 1 इज इक्वल टू आयोटा और ये बराबर होता है √-1। हमें पता है आयोटा का स्क्वायर बराबर होता है बेटा -1 के। हमें पता है आयोटा का क्यूब बराबर होता है -ऑफ आयोटा। हमें पता है आयोटा की पावर 4 बराबर होता है 1 के। फिर ये वैल्यू सारी रिपीट होती जाती है, रिपीट होती जाती है, रिपीट होती जाती है। तो हम चाहें तो इस क्वेश्चन की फॉर्म बदल सकते हैं। 18 में 4 का भाग देंगे तो इसे लिख सकते हैं आयोटा की पावर 2 प्लस, बेटा अगर 1 को अगर मैं लिखता हूं 1 अपॉन आयोटा है, 1 को अगर मैं आयोटा की पावर 4 लिखूं अपॉन में आयोटा, तो एक आयोटा से एक आयोटा ऊपर जाके कट जाएगा, तो ये बचेगा आयोटा का क्यूब। ठीक है, ये बचेगा 1 अपॉन आयोटा का मतलब आ जाएगा आप सभी बच्चों के आयोटा का क्यूब, उसकी पावर चल रही है 25 और पूरे की पावर चल रही है 3। आयोटा स्क्वायर होता है -1, ठीक है, प्लस इतने इतने की वैल्यू क्या बन जाएगी बेटा, आयोटा की पावर 75। इसे लिख सकते हैं आयोटा की पावर 72 इंटू आयोटा की पावर 3। जहां 4 का भाग जाता है वो वैल्यू 1 के बराबर, और आयोटा क्यूब बराबर होता है माइनस आयोटा, उसकी पावर चल रही है बेटा 3। तो ये आ गया हमारे पास रिजल्ट -1 माइनस आयोटा का क्यूब। बेटा माइनस को कॉमन ले लेते हैं, पावर क्यूब है तो माइनस ही रहेगा। अंदर क्या आ गया 1 प्लस आयोटा का क्यूब। सोल्व करते हैं, माइनस को बाहर निकाल लेते हैं, अंदर क्या बचेगा आपके पास सभी के ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी यानी 1 प्लस आयोटा, ये लीजिए। ठीक है, तो अब ये थोड़ा सा हमने इस पे ध्यान दिया, ये वैल्यू क्या बनी है देख लेते हैं। ये माइनस बाहर कॉमन ही चल रहा है अंदर 1 माइनस आयोटा प्लस 3 आयोटा इंटू 1 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर। आप सभी बच्चों को पता है कि ये बन गया 1 माइनस आयोटा प्लस 3 आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 तो ये बन जाएगा माइनस का 3। रिजल्ट आ गया हमारे पास, माइनस को कॉमन ही पड़ा रहने देते हैं, अंदर देखते हैं तो ये आ गया -3, एक में से 3 घटाते हैं, 3 आयोटा माइनस आयोटा 2 आयोटा, एक में से 3 घटाएंगे माइनस का 2, ये लीजिए, माइनस से अंदर गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 2 माइनस 2 आयोटा, ये लीजिए। तो राइट आंसर आ जाएगा 2 माइनस 2 आयोटा यानी ऑप्शन नंबर 4। एक नॉर्मल क्वेश्चन था और इजी क्वेश्चन था, आपको बस इसकी एक जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो पता होनी चाहिए। अगर आपको इनकी बेसिक प्रॉपर्टी पता है तो आप इन क्वेश्चंस को इजीली सोल्व कर सकते हैं, कोई रिजल्ट पे फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब वो बोल रहा है कि यदि 2 माइनस √3 आयोटा इस समीकरण का, एक समीकरण दी हुई है, इसका एक मूल है। समीकरण अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो बेटा देखिए समीकरण दे रखी है आप लोगों को कितनी, समीकरण है x² प्लस ax प्लस b, ठीक है, ये समीकरण है और इसका एक मूल है 2 माइनस √3 आयोटा, ठीक है। देन सेकेंड रूट इज, तो सेकेंड रूट इसका क्या आ जाएगा 2 प्लस √3 आयोटा, ये लीजिए। पहली चीज, पॉइंट नंबर 1, सम ऑफ द रूट यानी मूलों का योगफल, मूलों का योगफल बराबर होता है -b अपॉन a के। b होता है x का कोफिशिएंट, a होता है x² का कोफिशिएंट, तो बेटा दोनों को जोड़ देते हैं, 2 माइनस √3 आयोटा प्लस 2 प्लस √3 आयोटा, दोनों को जोड़ते हैं, माइनस b, बेटा दूसरा b क्या होता है x का गुणांक और ये होता है x² का गुणांक, ठीक है। अब आपको सभी को पता चल गया कि जैसे इसको सोल्व किया वैल्यू आ जाएगी माइनस का a, ठीक है। तो ये √3 से √3 कैंसिल हो गया, 2 प्लस 2 4 बराबर -a, देन माइनस अगर दोनों साइड मल्टीप्लाई करें तो a बराबर आ गया -4। पॉइंट नंबर 2, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द रूट यानी मूलों का गुणनफल,
मूलों का गुणनफल बराबर होता है सी अपॉन ए के। सी होता है कांस्टेंट और ये होता है, आपको पता ही है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो बेटा मूलों का गुणनफल करेंगे तो 2 माइनस अंडर 3 आयोटा 2 प्लस अंडर 3 आयोटा बराबर, बेटा सी की जगह दिया हुआ है बी और ए की जगह है एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 आपके पास। ठीक है, तो इनको सोल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। तो ये क्या बनेगा हमारे पास, a माइनस बी ए प्लस बी, यानी a का स्क्वायर माइनस b यानी √3 आयोटा का स्क्वायर, और बराबर में चल रहा है हमारे पास b। 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3 और आयोटा स्क्वायर होता है -1 बराबर b। माइनस माइनस प्लस, देन b इज इक्वल टू माइनस और माइनस प्लस, 4 और 3 7। ये लीजिए। अब हमसे क्या पूछा गया है, कलर बदल लेते हैं। हमसे पूछा गया है a प्लस बी, हमसे पूछा गया है a प्लस बी। तो बेटा a की वैल्यू थी हमारे पास कितनी, a की वैल्यू थी -4, b की वैल्यू है +7। तो 7 में से 4 घटाएंगे, आंसर कितना आ जाएगा 3। तो यहां से राइट आंसर आ गया हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा 4, यानी 3 जो राइट आंसर, 3 आपका बिल्कुल सही उत्तर है। क्लियर, बढ़े आगे, बढ़ते आगे कि वो बोल रहा है कि ये जीपी में है, ये गुणोत्तर श्रेणी में है, तो निम्न में से सत्य क्या है। देखिए बेटा, हमें पता है यदि एक्स वाई जेड आर इन ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, यानी अगर मान लो ये जीपी में है तो मध्य पद का स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर होता है एक्स जेड के। ये कंसेप्ट आपको पता है। अब हमें पता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर ये 2 की पावर 1 अपॉन सी, 2 की पावर b अपॉन ए सी और 2 की पावर 1 अपॉन ए जीपी में है, जीपी में हो, तो मध्य पद का स्क्वायर यानी 2 की पावर जो b अपॉन ए सी है, b अपॉन ए सी है, स्क्वायर करेंगे ब्रैकेट के ऊपर तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 की पावर 2b अपॉन ए सी बराबर आ जाएगा 2 की पावर 1 अपॉन सी इंटू 2 की पावर 1 अपॉन ए। बेटा अगर बेस इक्वल हो पावर ऐड हो जाती है, तो ये बन जाएगा 2 की पावर 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन ए। तो ये आ गया 2 की पावर 2b अपॉन ए सी बराबर 2 की पावर, एलसीएम आ गया ए सी, ऊपर बचेगा सी प्लस ए, बोल दो ए प्लस सी एक ही बात है। दोनों का बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल होगी। देन मैं लिख सकता हूं 2b अपॉन ए सी बराबर ए प्लस सी अपॉन ए सी, ए सी से ए सी कैंसिल, देन 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी बोल दो, या आप बोल सकते हो b इज इक्वल टू ए प्लस सी अपॉन 2, एक ही बात है। अगर ये फॉर्म आ जाती है कि मध्य पद का मान है वो दोनों पदों के एवरेज के इक्वल आ जाता है, देन ए बी सी आर इन एपी, तो हम कह सकते हैं कि एबीसी होगा वो समांतर श्रेणी में होगा। तो राइट आंसर आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 1। एक अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, फिर से आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बिल्कुल अच्छे से करना है आपको। अगला क्वेश्चन कि z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तथा z-1 बटे z+1 पूर्ण काल्पनिक है, प्योर इमेजिनरी है, तो मोड ऑफ z किसके बराबर होगा, ये पूछा गया। तो देखिए बिल्कुल बेसिक करते हैं, ध्यान देते हैं एक एक चीज में। हम एक चीज मान लेते हैं, उसने बोला है सम्मिश्र संख्या है, तो माना z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। एक्स है रियल पार्ट और जो आयोटा के साथ आता है वो होता है इमेजिनरी पार्ट। देन तो z-1 बटे z+1 को पहले सोल्व करते हैं। बेटा ये बराबर होगा, z की जगह रखते हैं x प्लस आयोटा वाई, ठीक है, -1, इधर आ जाएगा x प्लस आयोटा वाई प्लस 1, ठीक है। तो बेटा इनको एक तरफ ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा x -1 प्लस आयोटा वाई, इधर आ जाएगा x प्लस 1 प्लस आयोटा वाई। अगर इसका रैशनलाइजेशन कर दें, परिमेयीकरण कर दें, तो ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा x प्लस 1 माइनस आयोटा वाई से और x प्लस 1 माइनस आयोटा वाई। हमने क्या कर दिया, परिमेयीकरण, रैशनलाइजेशन कर दिया इसका। अब बेटा एक काम करते हैं, ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करते हुए चलते हैं, ठीक है।
पहले x का गुणा करते हैं इस x से, तो आप क्या बोलोगे, सर x का गुणा x से होगा तो x स्क्वायर, फिर x का गुणा +1 से तो +x, फिर -1 का गुणा, देखिए +x फिर -1 का गुणा x से करेंगे तो ये आएगा -x, -1 का गुणा +1 से करेंगे तो -1। ठीक है, यहां हमने क्या किया, देखिए सबसे पहले x का गुणा किया इन दोनों से, फिर -1 का गुणा किया इन दोनों से, अब इसका गुणा करते हैं इससे तो ये आएगा -i/xy। ठीक है, अब -1 का गुणा इससे करेंगे तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा बेटा प्लस प्लस आपके पास आ जाएगा i/y। ठीक है, अब ये बच गया प्लस i/y का गुणा इससे करेंगे तो ये आएगा प्लस का i/xy। ठीक है, प्लस का i/y, ये लीजिए थोड़ा बड़ा हो रहा है, प्लस का i/y, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस में आ जाएगा बेटा i² y², और पूरे के बटे में आ जाएगा, देखिए a + b a - b, यानी पूरे के बटे में आ जाएगा a² - b²। ये लीजिए, क्लियर। तो यहां जगह है थोड़ी, देख लेते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हुए चलते हैं इसे। देखिए बेटा +1 +x -x कट गया, ओके, i/y माइनस का xy प्लस का i/xy ये कट गया, i/y 2 हो गया, i² बराबर होता है -1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये मिलेगा x² प्लस, बेटा देखिए -1 माइनस 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 प्लस y²। ठीक है, तो ये हो गया, ये हो गया x² प्लस y²। ठीक है, प्लस में i/y, तो ये आ गया प्लस का 2i/y। ओके रिपोर्ट है, और ये आ गया -1। पूरे के बटे में क्या चलेगा, a + b का होल स्क्वायर लगाएंगे तो a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक है, माइनस i² होता है -1 y², तो ये मिल जाएगा हमें x² प्लस 2x प्लस 1 प्लस में आ जाएगा माइनस माइनस प्लस तो y², तो ये नीचे बन गया हमारे पास x² प्लस y², या इसको पहले अपने इसको लिख देते हैं, ये लो, प्लस 2x प्लस 1 प्लस y², कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर। अब बेटा एक चीज बताओ सारे, उसने बोला है पूर्ण काल्पनिक है, ये हमारे पास पूर्ण काल्पनिक है, हम चाहे तो इसकी वैल्यू को क्या लिख सकते थे, x² प्लस y² माइनस 1 प्लस में लिख सकते हैं i/2y। अब हमें पता है यह पूर्ण काल्पनिक है, यह पूर्ण काल्पनिक है, अतः इसका जो रियल पार्ट होगा z का वो बराबर किसके हो जाएगा, 0 के। अगर कोई चीज काल्पनिक है तो वास्तविक नहीं होगी, वास्तविक है तो काल्पनिक ही नहीं होगी। उसने बोला पूर्ण काल्पनिक है, टोटल इमेजिनरी है, तो हमें पता चल गया कि रियल पार्ट तो 0 होगा, अतः हम बोल सकते हैं कि x² प्लस y², ठीक है, -1 बराबर आ जाएगा 0 के, देन x² प्लस y² बराबर आ गया 1 के। अब उसने बोला मोड ऑफ z, अतः मोड ऑफ z, बेटा मोड लेना है 1 का तो बराबर आ जाता है 1 के, तो हमें रिजल्ट मिल गया मोड ऑफ z बराबर किसके, 1 के। ये लीजिए, मोड ऑफ z इज इक्वल टू होता है x² प्लस y² के। ठीक है, तो यहां से रिजल्ट आ जाएगा हमारा किसके, 1 के। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण है, इसके दो अलग अलग मूल हैं, समीकरण है x² प्लस ax प्लस b बराबर 0 के मूल अल्फा एवं बीटा है। ठीक है, अतः सबसे पहली चीज देखिए, और गिवन क्या क्या है, अल्फा का मान निकालने के लिए कौन सा कथन पर्याप्त होगा। ठीक है, तो पहली चीज गिवन, पहले स्टेटमेंट से अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, α² प्लस β² बराबर है 2 के। तो बेटा आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, ठीक है, या मैं ये लिख सकता हूं, इस चीज को ध्यान देना, α² प्लस β² बराबर 2 है, α² प्लस β² को लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -2α बीटा, ये 2 के बराबर दिया हुआ है, α² प्लस β² प्लस 2α बीटा -2α बीटा, यानी इसको ये लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 थी तो 0 का स्क्वायर -2α बीटा बराबर 2,
ये तो 0 हो गया, हटाओ। 2 अल्फा बीटा बराबर 2 के है बेटा, 2 से 2 कैंसिल, देन अल्फा बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 1, क्योंकि माइनस अल्फा बीटा बराबर आ गया 1 के, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। हमें पता है कि अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर बराबर होगा अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा के बराबर। तो बेटा अल्फा प्लस बीटा है 0, 0 का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा है माइनस 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हमें मिल गया अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर बराबर 4। तो बेटा अल्फा माइनस बीटा बराबर आ गया 2 के, ये लो। और अल्फा प्लस बीटा बराबर है 0 के, दोनों को जोड़ देते हैं तो 2 अल्फा बराबर 2, काट देते हैं तो अल्फा का मान आ गया 1। यही तो पूछा है, अल्फा का मान निकालने के लिए कौन सा कथन पर्याप्त होगा। तो बेटा अगर मैं देखता हूं पहले से ही अल्फा की वैल्यू निकल रही है तो पहला कथन हमारे क्या हो जाएगा, पर्याप्त हो जाएगा। अगले की अगर हम कंडीशन की बात करें, अल्फा बीटा स्क्वायर बराबर -1 है और ए बराबर दिया हुआ है 0, जो कि गिवन कंडीशन के अंदर अगर हम रखेंगे तो उसकी वैल्यू अल्फा की नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि वो एक रूट है, डायरेक्ट नहीं निकलेगी क्योंकि कोई रिलेशन नहीं है एक्स्ट्रा। तो यहां से पता चल गया केवल पहला ही पर्याप्त होगा, केवल पहला ही पर्याप्त होगा हमारे इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। अगला है 3x माइनस वाई की पावर 4 x प्लस 3y की पावर 4। अगर मैं इसकी बात करता हूं बेटा आप सभी से, तो इस चीज को थोड़ा सा जानते हैं, थोड़ा सा इस चीज को हम समझते हैं और कंसेप्ट क्या दिया हुआ है उस चीज को थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं, ताकि इस प्रकार के क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आए। हम चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3x माइनस वाई x प्लस 3y, पूरे की पावर लिख सकते हैं 4। अगर इसे मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 9xy माइनस xy माइनस 3y स्क्वायर, पूरे की पावर चल रही है 4। ये लीजिए, ये बेसिक है, बेसिक, ठीक है। तो अब आपको पता है ये क्या बन जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 9 में से 1 गया 8xy माइनस 3y स्क्वायर, उसकी पावर कितनी आ गई 4। कंपैरिजन से यानी तुलना से अगर मैं इसकी तुलना कर देता हूं बेटा, तो हमें पता चल जाएगा कि सर यहां से 1 2 3 r की वैल्यू आ गई 3, पद आ गए 3, पावर आ गई यानी n की वैल्यू आ गई 4। अतः नंबर ऑफ टर्म्स पदों की संख्या बराबर होता है n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1 के बराबर। अगर प्रसार के अंदर हम पदों की संख्या निकालते हैं बेसिक मेथड से, तो ये बराबर होता है n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1 के। वैल्यू रख देते हैं सारी, n की वैल्यू 4 n की वैल्यू है 4 हमारे पास। अगर n की वैल्यू की बात करते हैं, देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करें तो n की वैल्यू है 4, r की वैल्यू है 3 माइनस 1, c r माइनस 1, यानी ये आ गया 3 माइनस 1। तो बेटा ये वैल्यू बन गई 7 माइनस 1 6 c 2 बराबर होता है 6 गुणा 5 बटे में 2 गुणा 1, 2 से काटेंगे 3 बार, आंसर आ जाएगा 15। ये लीजिए, ये बेसिक है। लेकिन अगर मैं बताता हूं फॉर एग्जाम शॉर्टकट क्या होगा, देखिए अगर कोई क्वेश्चन इस फॉर्म में आ जाए, अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है a प्लस बी प्लस सी की पावर n की फॉर्म में हो, तो आपको केवल माइंड में इतना रखना है सभी बच्चों को, अगर कोई क्वेश्चन आ जाए a प्लस बी प्लस सी की पावर n की फॉर्म में, तो हमें केवल एक काम करना है, वैल्यू होगी टोटल टर्म्स, पदों की संख्या, यानी नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू होगा n प्लस 1 n प्लस 2 बटे में 2 के बराबर। हमें पता है n की वैल्यू 4 रख देते हैं, तो ये आ जाएगा 5 गुणा 4 और 2 6 बटे 2, 2 से काटेंगे 3 बार, 5 इंटू 3 15। ये लीजिए, चाहो तो आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, हम चाहें तो इस क्वेश्चन को जल्दी भी सोल्व कर सकते हैं, n प्लस 2 c2, ये लो, और n प्लस 2 c2 करके 4 और 2 6 c2 बराबर होता है 15 के। मर्जी पड़े वैसे करो बेटा, जैसे मन करता है वैसे करो, ये थोड़ा इजी पड़ता है, जो शॉर्टकट है हमारा। क्लियर, चलते हैं आगे, एक क्वेश्चन और देखते हैं कि एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है,
प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, तो किसी भी सीड्स पर चित यानी हेड ना आने की प्रायिकता बतानी। बेटा इधर देखिए, टोटल अगर मैं बात करता हूं प्रतिदर समष्टि, अगर P ऑफ E को मैं काउंट करता हूं M ऑफ N से, तो यहां N की कंडीशन क्या क्या बनेगी। एक सिक्के को 3 बार उछाल दिया हमने मान लो, तो देखिए पहली कंडीशन है कि तीनों पे ही अगर हेड आ जाए, आगे चलते हैं, पहले पे हेड आ जाए, दूसरे पे हेड आ जाए, तीसरे पे टेल आ जाए, फिर आगे चलते हैं हेड टेल हेड, फिर आगे चलते हैं टेल हेड हेड, फिर आगे चलते हैं मान लो 2 पे टेल हो, 1 पे हेड हो, फिर आगे चलते हैं पहले पे टेल, दूसरे पे हेड, तीसरे पे टेल, फिर चलते हैं हेड टेल टेल, या मैं बोल रहा हूं तीनों पे आ जाए टेल, तो टोटल हमारे पास कंडीशन बनती है 8। एन की वैल्यू वैसे भी देखिए एक सिक्के पे 2 ही बेस होते हैं, तो 2 की पावर 3 बार उछाला गया है तो 8 आ गया। एम की वैल्यू अनुकूल स्थितियां, वो बोला किसी भी सीट्स पर हेड नहीं आना चाहिए, एक भी हेड नहीं चाहिए, यानी सारे टेल होने चाहिए, तो बेटा एक ही तो बन रही है कंडीशन, तो हमें पता चल गया एम की वैल्यू 1 है, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी m अपॉन n, यानी 1 बटे में कितना आ जाएगा, यहां से हमें रिजल्ट मिल जाएगा 1 बटे में 8, तो वैल्यू आ जाएगी ऑप्शन नंबर कौन सा, तीसरा। ये लो, एक प्रोबेबिलिटी का नॉर्मल सा क्वेश्चन था, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, आप लोगों के द्वारा आसानी से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है, किसी भी प्रकार की इस क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर। एक क्वेश्चन और देखते हैं, बोला यदि आपके एक सीक्वेंस है, इसके लिए प्रथम 5 आंकड़ों की माध्यिका m है, मीडियन m है, और अंतिम 5 की n है, तो 4m माइनस n। बेटा देखिए माध्यिका के लिए पहले इसे अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, आरोही क्रम लिखते हैं इसका, ठीक है, तो आप बोलोगे सर 1 1, फिर आगे चलते हैं तो 3 4 3 4, ठीक है, 1 1 3 4, फिर 8 9 8 9, फिर चलते हैं 11 12 11 12 17 19। हमने क्या किया, इस प्रकार अरेंज कर दिया इन सभी को। वो बोला प्रथम 5 के लिए 1 2 3 4 5, प्रथम 5 के लिए माध्यिका है m, तो बेटा मैं m की वैल्यू डायरेक्ट लिखता हूं। देखिए मीडियन क्या है, अरेंज करने के बाद मिडल टर्म को ही मीडियन कहा जाता है। अगर आरोही या अवरोही असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर अगर आप इन्हें अरेंज कर देते हो, तो जो मिडिल टर्म आएगा वो मीडियन है आपका, नॉर्मल सी बात है। तो बेटा देखिए सीधा करते हैं, यहां मीडियन देखिए बीच में आ रहा है 3, तो m की वैल्यू 3, और अंतिम 5 प्रेक्षण, ये अंतिम 5 प्रेक्षण है, इनकी जो माध्यिका है उसका नाम क्या दिया है इन्होंने n। तो बेटा अगर हम देखते हैं 9 11 12 17 19, तो यहां वैल्यू आ रही है n की 12, देन यहां हम लिख सकते हैं 4m माइनस n। तो बेटा m की वैल्यू है हमारे पास 3, n की वैल्यू है 12, 4 3 12 माइनस 12, देन वी गेट रिजल्ट इज 0, तो यहां 4m माइनस n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0, ठीक है। तो बेटा ये था हमारे PYQ का पार्ट 1, हमने जिसमें 15 से 16 क्वेश्चंस को बहुत आसानी से किया है। हमने बेसिक अप्रोच के साथ साथ एग्जाम की अप्रोच को भी पढ़ा है, सीखा है, समझा है। सो आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा, और जो मैथमेटिक्स का डर है वो धीरे धीरे और आप लोगों से वाइप आउट हो रहा होगा, दूर हो रहा होगा। तो ये पहला पोर्शन लेके मैं आपके बीच अवेलेबल हुआ था। अब आगे का जो पोर्शन होगा वो बायो केमिस्ट्री और फिजिक्स की क्लासेज होने के बाद सीक्वेंस से जारी रहेगा। अगले में हम 11th क्लास का पोर्शन कंप्लीट करेंगे, देन आफ्टर हम आएंगे 12th क्लास पे, फिर 12th क्लास के पोर्शन को भी 2 क्लासेज के माध्यम से करवाया जाएगा, और 1 मार्च से हमारे रेगुलर लाइव क्लासेस स्टार्ट होगी। तो आई होप आप लोगों को करने में बहुत आनंद आया होगा, रिवीजन हुआ होगा ड्रॉप आउट बच्चों का, और जो बच्चे पढ़ रहे हैं 11th में उनके लिए भी ये निश्चित तौर पे बेनिफिशियल रहेगी, क्लास लाभदायक रहेगी। तो मिलते हैं आप सभी बच्चों से एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।